एक चीज जो मैंने सीखा कि पीवाईक्यू में कि यूपीएससी डज नॉट एक्सपेक्ट यू टू नो एवरीथिंग. यूपीएससी वांट्स यू दैट in the exam hall you apply your brain in certain question. matlab many a times I saw this in the PYQ ki it was simply not possible for anybody to have known these kind of questions. Now this year people had complained ki yaar is baar to wo pair wale question aa gaye, how many pairs are correct, only one pair, only two pair. People were saying ki they have eliminated the elimination technique, to kaise karenge. So ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी वो चल रहा है. मैं तो 23 का पेपर आई विल शो यू नाउ. फर्स्ट आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स दैट आई लर्नड फ्रॉम पीवाईक्यू एनालिसिस. आफ्टर दैट वी विल सी देम इन द पेपर. सो अभी क्या है कि फर्स्ट थिंग इज कि व्हेनेवर यूपीएससी गिव्स यू अ वेरी ब्रॉड एंड जेनरिक स्टेटमेंट या फिर सम स्टेटमेंट दैट सेज अबाउट पॉजिटिव फीचर कि दिस स्कीम इज मेंट टू हेल्प such and such people. So if something is about positive feature of government or something like this can be done, this may be done, this thing is used to done, तो अगर कुछ बहुत broad statement है, कोई बहुत generic statement है, we will see all of that in the question paper later on. अभी बस आप देख लो. So ऐसे statement correct होते हैं mostly. और second thing कि जब बहुत narrow scope आता है किसी क्वेश्चन का या कोई नेगेटिव सेंस में बोल रहा है दिस कैन नॉट बी डन, दिस इज नॉट पॉसिबल, ओनली दिस थिंग डज दैट, तो ऐसे टाइम पे आपको थोड़ा अलर्ट रहना है कि ऐसे स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं. देन थर्ड कि whenever there is name of some body and organizations like this scheme is brought by Ministry of Home Affairs, this thing was done by XYZ body, so mostly it is wrong. Why? Because for examiners, the examiner has to set a question. So what examiner does is he will pick up a correct statement and he will simply manipulate the fact. So if say Ministry of Fishery is implementing something, so examiner will pick up that statement and instead of Ministry of Fishery, he will put Ministry of MSME. So एग्जामिनर को क्योंकि एक सही स्टेटमेंट बना के कुछ उसमें चेंज करके उसको गलत करना है, उसको उसकी मजबूरी है पेपर सेट करना, तो यही होता है. सेम थिंग गोज विद कि कहीं पे आपको किसी ईयर का नाम दिखे कि दिस थिंग हैपेंड इन दिस ईयर, या कोई नंबर दिखे कि ऐसा है, या फिर कोई परसेंटेज दिखे कि इतना परसेंट ही हो रहा है. अगेन हम लोग देखेंगे 23 वाले पेपर में, मैं सब आपको शो करूंगा. सो दीज थिंग्स आर रॉन्ग. अगेन बात वही है कि एग्जामिनर हैज टू क्रिएट अ क्वेश्चन, तो वो यही करता है कि पूरा सही स्टेटमेंट उठा लिया और उसमें से उसने बस चेंज कर दिया छोटा सा फैक्ट. So if he has to set up a question about Swadeshi movement, he will pick a line directly from spectrum और बस वो ईयर का नाम चेंज कर देगा. So यहाँ पे ये सब होता है. अगेन जहाँ पे whenever you have very long statement, very complicated statement, या फिर नीचे मैंने मेंशन किया स्टेटमेंट विथ टू मेनी फैक्ट्स, तो अगेन जहाँ पे बहुत लंबा स्टेटमेंट है, कॉम्प्लिकेटेड है या बहुत ज्यादा फैक्चुअल है कि ही वाज बोर्न इन दिस प्लेस, हेंस ही डिड दिस, हेंस वो ये बना. सो बहुत सारा फैक्ट है यहाँ पे कि हो सकता है वो वहां पे बॉन्ड नहीं हुआ, हो सकता है उसने वो नहीं किया हो सकता है फिर वो वहां नहीं गया हो. तो ऐसा बहुत फैक्चुअल स्टेटमेंट या बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है, तो एग्जामिनर क्या करेगा, अगेन ही विल पिक अप ए स्टेटमेंट जिसमें 3-4 फैक्ट होंगे और किसी एक फैक्ट को भी अगर एग्जामिनर ने चेंज कर दिया, सो दैट स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग. सो you have to keep an eye कि wherever you have a very long statement or manufactured statement. So for example यहाँ पे मैंने दिखाया है कि there is a statement, फिर कॉमा लगा के आगे but है और फिर there is another statement. So for examiner it is very easy कि वो but के आगे he will put a wrong statement, और but के आगे जो statement का fact है और जो first statement थी, दोनों के वो fact को interchange कर देगा कि ऊपर वाले का पार्ट नीचे में, नीचे वाले का पार्ट ऊपर में. एग्जामिनर के लिए बहुत ईजी होता है, थिंक फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव. तो ऐसे स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं, वी विल सी इन द क्वेश्चन पेपर लेटर. और एक चीज जो मैंने सीखा कि पीवाईक्यू में कि यूपीएससी डज नॉट एक्सपेक्ट यू टू नो एवरीथिंग. यूपीएससी वांट्स यू दैट in the exam hall you apply your brain in certain question. matlab many a times I saw this in the PYQ कि it was simply not possible for anybody to have known these kind of questions. So you are simply not expected to know and you should not panic. You should apply your brain in the exam hall itself. So where do you use this kind of thing, where you have 4 direct options कि okay, Sanchi Stupa is found in first Madhya Pradesh, second UP, third Tamil Nadu, fourth Jammu Kashmir. तो इस टाइप का जो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि where you have a question and 4 direct option. यहाँ पे आई हैव ऑफन सीन कि अगर नहीं भी आता है तो यू नीड टू अप्लाई योर ब्रेन. तो दो अप्रोच होते हैं यहाँ पे. या तो आप ऑड वन आउट ऑप्शन देखो, अगेन आई विल शो यू इन द क्वेश्चन पेपर, तो अभी परेशान नहीं होना. एक अप्रोच ये होता अभी है अभी अभी सिर्फ हम ब्रॉड ब्रॉड लर्निंग समझ रहे हैं गाइस. अभी परेशान मत होना कि ये ब्रॉड लर्निंग समझ में नहीं आ रही है. विद्यांशु विल सॉल्व द एंटायर पेपर ऑफ 2023. एंटायर मतलब जल्दी जल्दी हम सॉल्व करेंगे, सो दैट यू हैव गुड क्लैरिटी कि इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना कैसे है.
तो वहां Yes. पे मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइक जो सिंगल ऑप्शन है वहां पे आपको ऑड वन आउट करना है, राइट। और सिमिलरली बहुत जगह क्या होता है कि वर्ड को आप मैच करके करोगे कि क्वेश्चन में किस वर्ड के बारे में बात हो रही है, ऑप्शन में व्हाट वर्ड्स आर मेंशन्ड, सो बेस्ड ऑन दैट व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आई विल शो यू ऑल ऑफ इट प्रैक्टिकली एंड एनीवे यू विल गेट द शीट। तो आप बाद में देखते रहना, पर बात समझ लो। और एक चीज का आपको ध्यान रख, Vishwander is asking कि can we get this PDFs? Vishwander and others who have joined late, आपको ये PDF भी मिलेगा and you will also get Vidyanshu's notes on ancient history, medieval history, his strategy document and prelims 2023 पेपर, जिसमें विद्यांशु ने एनोटेट कर रखे हैं कि कहां पर आप क्या लर्निंग और क्या लॉजिक लगा सकते हो। आखिरी में यू विल बी गेटिंग इट। यस विद्यांशु, कंटिन्यू प्लीज। सो अभी बस आप सुन लो, वी विल सॉल्व ऑल द पेपर्स और आपको ये मिल जाएगा। तो और क्या है ना कि लाइक you have to take precaution कि if there are two statements which are similar, so what UPSC does is they will swap their definition or they will swap the fact। तो अगर कहीं पे ऐसा होता है कि एक ही डेफिनेशन में दो फैक्ट है कि फॉर एग्जांपल 21 में एक क्वेश्चन था कि RNA based vaccines have this and DNA based vaccines have this, sorry I think it was about virus, हाँ कि DNA virus has this and RNA virus has this। तो एक ही स्टेटमेंट में they had two facts। तो यूपीएससी ने क्या किया था कि दोनों को इंटरचेंज कर दिया था। और इस साल भी था 23 में, एक था क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल का था, अग्नि 5 एंड ब्रह्मोस का। तो दे हैड स्वैप्ड द फैक्ट्स। तो यहाँ पे यू हैव टू टेक प्रिकॉशन कि जहां भी अगर कोई डेफिनेशन है या दो अलग अलग स्टेटमेंट में कर रहे हैं तो यू जस्ट कीप एन आई। मैं ये नहीं बोल रहा कि स्वैप हो जाएगा, बट यू कीप एन आई, हो सकता है उसने स्वैप किया हो। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में भी यही होता है कि बहुत बार यूपीएससी स्वैप कर देती है डेफिनेशन को। सो जब आप इस पर्सपेक्टिव से सोचोगे एग्जाम में, तब हो सकता है दिमाग ज्यादा चले, अदरवाइज लगेगा पता नहीं ये सही है या नहीं। तो दिमाग में ये रखना है। अगेन वी विल सी इन द क्वेश्चन। और पॉलिटी में जब भी पॉलिटी का क्वेश्चन हो तो वेरी ऑफन यूपीएससी विल मेंशन कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन दिस थिंग हैपेंस या कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दिस थिंग। तो यहाँ पे भी मोस्टली जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया कि ये सारे स्टेटमेंट गलत ही होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सब ऐसे स्टेटमेंट गलत होंगे, ये मैंने पीवाईक्यू में देखा है। पर ये सब दिमाग आप मैप वाले क्वेश्चन में मत लगाना। जितना मैंने ऑब्जर्व किया मैप में डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड होती है चीजें। तो ये अब तक का था। नाउ दिस ईयर पीपल हैड कंप्लेन कि यार इस बार तो वो पेयर वाले क्वेश्चन आ गए, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट, ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर। पीपल वर सेइंग कि दे हैव एलिमिनेटेड द एलिमिनेशन टेक्निक, तो कैसे करेंगे। सो ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी वो चल रहा है। मैं तो 23 का पेपर आई विल शो यू, बट इस बात पर और थोड़ा एम्फसाइज करेंगे विद्यांशु, क्योंकि ये बहुत हाँ चला है और हाँ हाँ स्टूडेंट्स आर वेरी मच मिसगाइडेड हाँ कि एलिमिनेशन हैज बीन एलिमिनेटेड। हाँ बस आप इंफिनिटी तक पढ़ते जाओ, कीप ऑन स्टडिंग टिल इंफिनिटी, दैट्स द ओनली वे टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जाम। तो इस पर थोड़ी लाइट। हाँ हाँ श्योर सर। सो ये पेयर वाले क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन सॉल्व पेयर वाले क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पहला है कि जैसे ऑल करेक्ट का जो ऑप्शन है कि ऑल फोर पेयर्स, दिस इज वेरी अनलाइकली टू हैपन। सो 90% टाइम यू कैन सेफली एलिमिनेट ऑल फोर पेयर्स या ऑल थ्री पेयर्स, जो भी होता है, या ऑल करेक्ट है। ये ये कहाँ पे करेक्ट होगा? साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चन में इट कैन बी करेक्ट, मतलब वहां पे कीप एन आई कि हाँ मे बी यहाँ पे ऑल करेक्ट हो सकता है इन साइंस एंड टेक क्वेश्चन। ऑल्सो कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की ग्रीन हाइड्रोजन का यहाँ पे यूज है, मैग्नेट्रॉन इज बीइंग यूज्ड हियर, सो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। एंड सिमिलरली समटाइम्स इन environment question which is directly related to science and tech. So these are some areas where all correct is possible, otherwise it is very unlikely in other history, polity, geography, it is very unlikely। तो वो जो होता है all four pairs, all three pairs, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड सिमिलरली नन करेक्ट वाला भी एक आ रहा है आजकल पेयर्स में कि नन करेक्ट, उसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। आई विल शो यू द क्वेश्चन पेपर। बस एक दो जगह मैप वाले क्वेश्चन में नन था, दो जगह तो मैप में आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैप में यू कैन नॉट अप्लाई ट्रिक्स, यू शुड नो द मैप। तो मैप को अगर आप हटा दो तो पूरे पेपर में मुश्किल से एक दो ही क्वेश्चन थे जहां नन वाला करेक्ट था। सो ऑल करेक्ट को आप साइंस एंड टेक में कंसिडर करना और एप्लीकेशन वाले में, अदरवाइज ऑल करेक्ट और नन करेक्ट आप दोनों को हटा सकते हो। लास्ट टेक्निक की जहां पे इफ यूपीएससी हैज गिवन यू 5 ऑप्शंस या 5 स्टेटमेंट, तो इट इज वेरी लाइकली कि 3 ऑप्शंस विल बी करेक्ट। तो इफ दे हैव गिवन यू 5 स्टेटमेंट, at times you can directly go for only 3 pairs, it is correct। or and this time they gave a lot of a statement where you had 3 statements or 4 statements, in most of these cases you had जस्ट 2 टू ऐड अ correct। पॉइंट हियर विद्यांशु, ये वाला जो पोर्शन है, Hmm. this one, Hmm.
आई थिंक यू कैन कॉल इट स्लाइटली कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल नहीं है, लेकिन हाँ। जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, हम्म। कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगेगा कि सर, लाइक हाउ कैन वी ओवर सिंप्लीफाई द एग्जामिनेशन। कि आप हम्म। बोल रहे हो कि 5 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो उसमें 3 करेक्ट होंगे, 4 स्टेटमेंट्स हैं तो उसमें 2 करेक्ट होंगे, 3 स्टेटमेंट है तो उसमें 2 करेक्ट होंगे। ऑल्दो दिस रूल स्टिक्स, 2022 में आप अप्लाई कर लो, 2023 में अप्लाई कर लो, दिस वेरी मच स्टिक्स, एंड दिस दिस गिव्स यू दोज एडिशनल मार्क्स। बट उन स्टूडेंट्स की भी गलती नहीं है जिनको लगता है कि सर आप ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हो, क्योंकि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, यूपीएससी की एक ऐसा परसेप्शन हमारे दिमाग में बना होता है कि इट इज ऑलमोस्ट अ डिवाइन इंस्टीट्यूशन, अ सैक्रोसैंक्ट इंस्टीट्यूशन, जिसको आप डीपर तरीके से समझ नहीं सकते या आप आउटस्मार्ट नहीं कर सकते, राइट? सो ये चीज रहेगा, एंड वी नीड टू बी रिस्पेक्टफुल ऑफ दिस थॉट प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट्स। यस विद्यांशु। Yeah. But one precaution I will say कि don't blindly go for this thing कि हाँ there are 4 statement, मैंने आंख बंद करके 2 correct पे click कर दिया, there are 5 statement, मैंने only 3 pair पे मार दिया। I've already told you कि I'm against this philosophy of this mastergiry। ठीक है, तो अगर आपको if you have some idea of the question, if you can eliminate at least 1 statement, if you can eliminate 2 statement, जब होता है ना कि we are down to 2 options, अब नहीं पता है कि अब क्या करें, तब mostly इनको use करना। अदरवाइज फुली गेस मास्टरगिरी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, और दैट वुड बी लाइक एन इंसल्ट टू दिस एग्जाम कि आपने बिना पढ़े ऐसे ऐसे मार दिया, ये होना भी नहीं चाहिए। बट यूज देम एज अ एड। फर्स्ट अपना नॉलेज लगाओ, देखो अगर आपको आता है कि नहीं, इफ यू कैन एलिमिनेट सम स्टेटमेंट, उसके बाद ये यूज करो। मैंने भी आई अटेम्प्टेड ओनली 78 क्वेश्चन एंड स्टिल क्लियर्ड फॉरेस्ट कट ऑफ, तो बट आई यूज दिस एज एन एड कि जहां पे मैं मेरे पास 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, वहां पे मैंने फिर इसको यूज किया था। और हाँ, अभी एक है कि असर्शन रीजनिंग भी आ गया है कि असर्शन रीजनिंग में, सो हियर आई हैव नॉट मेंशन्ड, आई विल टेल यू। असर्शन रीजनिंग इज एक्चुअली वेरी इजी पार्ट। लोग पैनिक कर रहे हैं कि यार दिस इज वेरी न्यू पार्ट, बट असर्शन रीजनिंग इज वेरी इजी। तो फर्स्ट आई विल टेल यू द ऑप्शंस। ऑप्शंस होते हैं कि ऑप्शन ए होता है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड वन एक्सप्लेन्स टू। फिर ऑप्शन बी इज देयर कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट वन डज नॉट एक्सप्लेन टू, या टू डज नॉट एक्सप्लेन वन। फिर ऑप्शन सी इसकी स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, एंड ऑप्शन डी इसकी स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग बट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो माय ऑब्जर्वेशन वाज कि इन 2023 18 क्वेश्चंस वेर देयर ऑफ असर्शन रीजनिंग। आउट ऑफ 18 the option B कि both statement are correct but statement 2 does not explain statement 1, ये बस एक जगह करेक्ट था कि दोनों करेक्ट है बट दे डोंट एक्सप्लेन ईच अदर। सो ये बस एक जगह ही करेक्ट था आउट ऑफ 18 स्टेटमेंट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन एलिमिनेट, अगर ऑप्शन ही एलिमिनेट करना तो यू कैन रिमूव दिस थिंग। ऑल्सो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी जो आपका है, दैट इज वेरी सिंपल कि ऑप्शन सी इसकी स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड 2 इज करेक्ट, एंड डी इसकी 2 is wrong and 1 is correct. तो if even if you know just one statement as wrong, you get the answer। तो भी तो एक्चुअली में इजी है। और अगर इसमें से कुछ नहीं, आपको दोनों लग रहा है कि दोनों सही है तो सही है। इन केस यू फील कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो फिर कंफ्यूज नहीं होना है ए और बी में कि वेदर वन एक्सप्लेन्स द टू और वन डज नॉट एक्सप्लेन द टू। यू कैन सेफली गो फॉर ए अगर आपको लग रहा है तो। तो assertion समराइज दिस पोर्शन, जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं, बेसिकली असर्शन रीजनिंग से लोग बहुत डर गए थे, इतने सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिए, लेकिन उसमें से विद्यांशु ने ये कहा कि एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें बोथ आर इनकरेक्ट ऐसा दिया हुआ है। मतलब आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, आपको सीधे आंसर मिल जाएगा। और अगर दोनों सही लग रहे हैं, देन इट इज मोर लाइकली कि ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर, कि यस बोथ आर करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1। यस विद्यांशु। exactly sir। So this first question कि Jhelum river passes through Wular Lake, Krishna river directly feeds into Koleru Lake, meandering of Gandan river happens in Convert। So यहाँ पे देखो, I have mentioned in 2010 there was a direct previous year question which was said, which the question was match the following, and the 3 out of 3 options true were कि Koleru was matched with Krishna and Wular was matched with Jhelum। और यहाँ पे उन्होंने सेम किया कि Jhelum Wular and Krishna Koleru। So see, PYQ was repeated directly। Second thing, like I said previously, in mapping, in environment, you have to do Ramsar site। So see, all 3 are Ramsar site, so you have to do these things। So this question came from Ramsar site, this question came from previous year question। Also I told you, okay, whenever you have 3 statement or 4 statement, likely 2 will be correct। Here the answer was 2 from some sources। So like I've mentioned here,
कि out of 3 statement or 4 statement, 2 will be correct. So here 3 statement are there, 2 will be correct. Again, in second question, out of 3 statement, 2 will be correct. And if you can see in both the statement, I have eliminated none. So none is very unlikely to be correct in most of the questions. So none you can safely eliminate. Again, out of 3, 2 will be correct. Port, UPSC has already asked in 2017, 2006, 1998. So from there, you should know that port is important. Again, this thing that in question number 3, the point number 3, ki Visakhapatnam port, this is the largest port in India. So this, it is given in NCERT ki Jawaharlal Nehru port is largest port. So this question was directly from NCERT. It was based on PYQ themes, and again, out of 3 statement, 2 was correct, and you could have safely eliminated none. So you see how previous year question knowledge still works. Again, in question number 3, again, out of 3, 2 is correct. You could have eliminated none. This question was directly from NCERT Geography, both of class 11 and class 7. And the question talks about out of these 3, which are found in deciduous trees. So deciduous tree, deciduous forest, UPSC has already asked in 2011, 2015. So whatever the question may be in 2011 and 2015, if UPSC is asking about deciduous forest, you should know things about deciduous forest. And teak was again asked in 2021. So if question is about teak in 2021, you should know about teak. So वहां से teak eliminate हो जाता, 1 and 2 correct रहता, you should have known 3. Otherwise, out of 3, 2 is correct. None is very unlikely. Question number 4, you see, this question was actually from Financial Express opinion. So actually they have picked it from there. तो इस लेवल की तैयारी आप नहीं कर सकते हो, but this was directly based on newspaper reading कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो ये बन जाता क्वेश्चन नंबर 4. सो मैं वही बोल रहा हूँ कि डोंट रन आफ्टर सोर्सेस कि मैं ये भी पढ़ लूंगा, वो भी पढ़ लूंगा, सब कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है. बस जनरल न्यूज़पेपर की रीडिंग रखो, बनता है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5, you see, Bhitarkanika mangrove is an option. And Bhitarkanika mangrove has been asked by UPSC in 2011, 2012, 2015, 2017. 4 बार उन्होंने इसको पूछा है. So देखो कितना repeat हो रहा है Bhitarkanika mangrove. And again, if you had read about Bhitarkanika mangrove, you could have at least eliminated this option. And the correct option in this question was Run of Kutch, which was a question in 2010. There was a question about Luni River. And in that Luni River, the solution and the option included Run of Kutch. तो आपको वहां से करना पड़ेगा, इस लेवल की PYQ को बनाना पड़ेगा आपको. Question number 6, देखो, ilmenite and rhyolite are sources for which of the following. अब ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था. आई हैव मेंशन्ड द सोर्स की स्वराज मार्ग आइडियाज एक्सप्लेन्ड. अब स्वराज मार्ग एक मैगजीन है, वहां से ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पिक किया. तो देयर इज नो वे यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम दैट लेवल. बट अब आप स्मार्ट प्रिपरेशन करो, जैसे मैंने बताया कि ilmenite, it was there was a previous year question in 2006 in which the question was which of the following is found in coast of Kerala, and among the options there was this ilmenite. और यहाँ भी क्या लिखा कि ilmenite and rhyolite are abundantly available in certain coastal tracts of India. तो सेम आ गया कि coastal area कहाँ available है, what is this ilmenite हो जाता है. और एक मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि when there is a direct question with 4 options, either you go for word matching or you go for odd one out. यहाँ पे देखो, there is a direct question with 4 options. और यहाँ पे देखो, aluminium, copper, iron, we all know their ore. पर टाइटेनियम का तो और यहाँ तो कभी पढ़ा नहीं है, तो टाइटेनियम इज ऑड वन आउट ऑप्शन. ठीक है. just to add one thing, guys, कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं. ऑड वन आउट ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2023 के पेपर में अप्लाई हुआ है. अक्रॉस द इयर्स देयर विल बी एटलीस्ट फ्यू क्वेश्चंस जहां पर आप ऑड वन आउट अप्लाई कर सकते हो. एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, a few years ago UPSC had asked which of the following countries is not part of the Gulf Cooperation Council. There were 3 Sunni countries, 3 Arab countries, and the 4th option was Iran. अगर हमको आंसर नहीं पता है तो एक सेफ रिस्क हमको अगर लेना है, we could take that safe risk in favor of Iran because Iran was the odd one out. बाकी के सारे जो कंट्रीज थे, those were Sunni, those were Arab. Similarly, क्वेश्चन नंबर 6 जो अभी डिस्कस किया है विद्यांशु ने, odd one out सिमिलर तरीके से यहां भी अप्लाई होता है. I hope it makes sense everyone. Yes, विद्यांशु. अगेन थोड़ा जल्दी करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं है. तो लाइक क्वेश्चन नंबर 8, तो IR बेस्ड क्वेश्चन ये in 2020 they asked about world rivers, कुछ आए थे. So from there you should have this idea कि world rivers are important. तो सेम थीम रिपीट होगा कि now they are asking about Congo basin में कौन सी कंट्री है. So from 2020 question themes itself, जो मैं बोल रहा था कि you should know about themes. So that time there was some question about world rivers, you should know. Again in question number 9 they have asked about Amarkantak Hill, Bilgiri Rangan Hills, Sheshachalam Hills. तो क्या है कि UPSC has asked a lot about hills in the past year questions. So you should
हैव एन आइडिया कि हिल्स आर इंपॉर्टेंट. जब मैप करो तो इंडिया के हिल्स पता होने चाहिए. ऑल्सो 2 और 3 में जो ये लिखा है बिलगिरी रंगन एंड शेषाचलम, बोथ ऑफ देम आर national park wildlife sanctuary type of things. And in 2020 I already mentioned ki around 8 to 10 questions came from national park and wildlife sanctuary. So from there you should have an idea that national park wildlife sanctuary, these are very important area, these are UPSC's favorite. तो अगर आपको hills नहीं भी पता होता पर बिलगिरी रंगन नेशनल पार्क और शेषाचलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब पता होता तो वहां से भी यू कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो सी सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा पर थीम रिपीट होंगी. जस्ट टू ऐड वन थिंग. हाँ हाँ. अच्छा, तुम्हारा आर यू डन विद्यांशु विद दिस क्वेश्चन? हाँ सर, डन. ओके, जस्ट टू ऐड वन थिंग, विद्यांशु ने क्लियरली बोल्ड लेटर्स में लिख रखा है, नो ट्रिक्स नो द मैप. ऐसा नहीं कि आप हर क्वेश्चन में ट्रिक्स हैक्स कोड यूज कर पाओगे. लेट्स बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स. जहां पर ट्रिक्स नहीं यूज कर सकते वहां पर तुक्का मारने का कोई फायदा नहीं है. अगर हमको आता है हम अटेम्प्ट करेंगे बेस्ड ऑन आवर लॉजिक या बेस्ड ऑन आवर नॉलेज. नहीं आता है छोड़ देंगे. यस विद्यांशु. देखो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि डोंट अप्लाई ट्रिक्स इन मैप्स. यहाँ पे यू नीड टू नो द आंसर. सो सीओसी ऊपर मैंने बोला था कि नन इज वेरी अनलाइकली टू बी करेक्ट, बट मैंने बोला है कि डोंट अप्लाई दिस ट्रिक्स इन मैप. सो इन क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 बोथ आर मैप बेस्ड क्वेश्चन. दोनों जगह पे नन करेक्ट आंसर. सो यू डोंट अप्लाई ट्रिक्स इन मैप. तो यहाँ पे अगेन 10 was map based. If you know the map only then you could have answered question number 10. Again question number 11, you see first was कि India depends on coal for most of the electricity production. So coal for electricity production ये past में भी आया था. ये क्वेश्चन नहीं था कि whether it is for electricity production, but similar themes पे आया था. तो 2019-20 में भी ऐसे क्वेश्चन आए. Again because the first statement also talks about कि despite having uranium deposit, so in 2022 there was this question about monazite, thorium. तो आपको आइडिया लगना चाहिए कि uranium, thorium ये सब important areas आपको पता होना चाहिए यहाँ से. और देखो second thing मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि यहाँ पे if you see year, number, percentage, these are wrong. If you can see the screen, year, number, percentage. See here, uranium enriched to the extent of at least 60% is required for electricity production. So I told you कि numbers are very likely to be wrong, percentage are likely to be wrong. तो examiner के लिए बहुत easy है. Actually होगा क्या कि examiner would have picked up a statement कि 20% enrich हमें चाहिए, उसको उसने 20 को change करके 60 कर दिया. So year numbers are there often wrong. ठीक है. एक चीज ऐड करूंगा यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन पर विद्यांशु. नंबर वाला जो तुम बोल रहे थे उसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर सकते हो? हाँ गाइज, यहाँ पर मैं डोमिनेट प्रीलिम्स में जो स्टूडेंट को सिखाता हूँ क्वेश्चन पर विद्यांशु, जो 60% वाला जो तुमने इनकरेक्ट किया ना. हाँ हाँ. सो डोमिनेट प्रीलिम्स के जो क्लासेस में मैं स्टूडेंट को सिखाता हूँ, आई आस्क देम टू नॉट ओवर सिंप्लीफाई थिंग्स. एंड समथिंग विद्यांशु विल अग्री विद मी कि सिर्फ नंबर आ गया मतलब आंख बंद करके ब्लाइंडली हम उसको इनकरेक्ट नहीं मार्क करेंगे. मैं वहां पर एक क्वालिफिकेशन ऐड करता हूं और दैट क्वालिफिकेशन इज दिस: इफ द नंबर इज आर्बिट्ररी then that number is more likely to be wrong. What is an arbitrary number and what is a reasonable number? Say for example, India got independence in 1947. This is not an arbitrary number. This is a very reasonable number. You are expected to know that India became independent in 1947. But if I ask you the DNA of humans and chimpanzees matches to the extent of 9, because being a civil services aspirant, you are not expected to know the exact match between DNA of chimpanzees and humans. That's an arbitrary number. So इस क्वेश्चन में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आर्बिट्ररी नंबर्स के which you are not expected to know as you are a civil services aspirant and you are not someone who is doing PhD. आप कोई टेक्नोक्रेट नहीं हो. So that's one qualification that we should be keeping in mind. Yes, Vidyanshu. Again, question number 12, it was very difficult actually. Marsupials, nobody could solve, but यहाँ पे you read the first statement. It is saying कि marsupials are not naturally found in India. And in 2001, UPSC had asked this question कि marsupial is found in, and then there were options of 4 continents: Asia, Australia, etc. तो in 2001 the option was Australia. तो वहां पे आपको पता हो जाता अगर आपने PYQ किया होता कि marsupials are found in Australia. और first statement same बोल रही है कि marsupials are not naturally found in India. And second statement देखो मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि if a statement is of narrow scope या negative scope या can't only, तो ऐसे statement wrong होते हैं. यहाँ what are they saying कि
marsupial can thrive only in montane grassland with no predators. तो देखो ओनली नो ये सब स्कोप को बहुत लिमिटेड कर रहा है. हो सकता है वो माउंटेन ग्रासलैंड के अलावा कहीं भी और मिल जाए तो फिर तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. हो सकता है अगर वो थोड़े से प्रेडेटर के बीच भी सर्वाइव कर जाए तो फिर ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाए. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस स्टेटमेंट टू बी करेक्ट बिकॉज ये स्कोप को लिमिट करा है कि सिर्फ दे आर फाउंड इन माउंटेन ग्रासलैंड, दे आर फाउंड विदाउट एनी प्रेडेटर. सो बहुत लिमिटेड स्कोप है. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. यही मैं बोल रहा हूँ कि इफ नैरो स्कोप है, कांट ओनली नेगेटिव, तो अब ब्लाइंडली रॉन्ग नहीं कर देना, बट यू हैव टू बी अलर्ट. उस हिसाब से फिर सोचना है. ठीक है. वेरी ब्रीफली गाइस, विद्यांशु ने जैसे कहा स्कोप तो नैरो हो रहा है. इन अदर वर्ड्स, क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ. स्कोप तो नैरो हो ही रहा है, बट इन अदर वर्ड्स गाइस एम्फसिस इज बीइंग एडेड. जो विद्यांशु ने ही कहा उसी को अगर मैं अगले अलग शब्दों में कहूं तो जब यूपीएससी को कोई स्टेटमेंट या कोई ऑप्शन गलत करना होता है, इट एड्स एम्फसिस. दिस इज समथिंग दैट यूपीएससी ऑफन फॉलोज. जैसे इसमें इट कैन थ्राइव ओनली इन एक्स वाई जेड प्लेस विथ नो ए बी सी. एम्फसिस ऐड कर दिया, गलत कर दिया. यस विद्यांशु. या फिर नाउ इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 14, तो मैं क्या बोल रहा था कि यूपीएससी डज नॉट एक्सपेक्ट यू टू नो एवरीथिंग. यूपीएससी वांट्स यू टू अप्लाई योर ब्रेन इन द एग्जाम हॉल. इतना हु नोज ऑल दीज थिंग्स कि कौन सा जानवर रात में एक्टिव है, कौन सा दिन में. सो व्हाट आई डिड इन एग्जाम हॉल कि सी देयर इज दिस ऑप्शन नंबर 3 सांबर डियर कि विच ऑफ दीज आर एक्टिव आफ्टर सनसेट. तो मैंने एग्जाम में दिमाग लाया कि वी हैव हर्ड दिस फ्रेज कि ही वाज कॉट लाइक अ डियर इन हेडलाइट. तो वहां से मेरे को याद आया, इंग्लिश में बोलते हैं ये फ्रेज. तो वहां से मेरे को याद आया कि आप एकदम रात में, ये होता है कि मतलब बहुत बार आप वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज में देखोगे, गाड़ी की लाइट ऑन करोगे, अगर डियर है तो वो एकदम से स्टंट होके खड़ा हो जाता है कि जैसे उसको शॉक लग गया. तो अगर आप हेडलाइट ऑन कर रहे हो, डियर पकड़ा गया, मतलब क्या कि अंधेरा था तभी आपने हेडलाइट ऑन किया, और डियर पकड़ा गया मतलब डियर बाहर था. तो फ्रॉम हियर आई कैलकुलेटेड कि ठीक है, मतलब डियर इज एनिमल विच इज एक्टिव आफ्टर सनसेट. एंड स्टेटमेंट 1 की लायन टेल मकाक. सो लायन टेल मकाक इज अ मंकी, एंड मंकी वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम मंकीज. सो हम ह्यूमन भी रात में तो एक्टिव होते नहीं है, हमारी नाइट वाली विजन तो है नहीं. सो अगर हमारा नहीं है तो मंकी का भी नहीं होगा. सो आई एलिमिनेटेड 1 एंड आई वाज श्योर कि 3 इज करेक्ट. बट अबाउट 2 आई डिड नॉट नो, सो आई हैव टोल्ड यू द ट्रिक कि आउट ऑफ 3 स्टेटमेंट्स कहाँ गया. अगर 4 या 3 स्टेटमेंट हो तो लाइकली 2 करना है, बट डोंट ब्लाइंडली गो फॉर इट. अगर कुछ एलिमिनेट हो जाए उसके बाद ही. सो हियर आई हैड एलिमिनेटेड 1, आई न्यू 3 इज करेक्ट. 2 का मेरे को आइडिया नहीं था, आई वाज डाउन टू 2 ऑप्शन, सो आई वेंट फॉर 2 व्हिच वाज करेक्ट. विद्यांशु, थोड़ा सा इसको अच्छे से और समझते हैं, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट कुछ स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज आंसर डेफिनेटली यहाँ पर नहीं पता, एंड यू वर एबल टू एलिमिनेट वन ऑफ द गिवन 3 आइटम्स, 3 स्टेटमेंट्स. 2 के बारे में, एक के बारे में आपको पता था और एक के बारे में बिल्कुल नहीं पता था. एंड देन यू अप्लाइड दिस ट्रिक कि 3/4 becomes 2. So isn't there risk involved? So I would say you are very likely to get 50-50 chances है basically. You can get it right, you can get it wrong. लेकिन विद्यांशु is not trivializing the question. He is definitely emphasizing कि यहाँ पर risk involved है. Rather than attempting less questions, if you have that risk appetite, you should be attempting more questions based on the trends followed in the past year papers. Am I right on this count, Vidyanshu? No sir, you are correct. मतलब यहाँ था कि I had already eliminated 2 options, so I should have gone for this question. तो बाकी कैंडिडेट का कि अब 2 बच गया, चलो कुछ भी मार देते हैं. मेरे पास था कि I had this experience कि जब 3 या 4 होते हैं तो 2 लाइकली होता है, so I went for the more probable. और प्योर तुक्केबाजी तो मैं करता ही नहीं. so अगर मुझे नहीं पता होता तो I wouldn't have gone for this question, अगर कोई भी आइडिया नहीं होता तो. ठीक है. So 14 हो गया. अब देखो अगेन 16 पढ़ो. Some mushrooms have medicinal properties, some mushrooms have psychoactive properties, some mushrooms have insecticidal properties, some mushrooms have bioluminescent properties. तो यहाँ देखो बहुत वाइड स्कोप है ना कि there are thousands of mushroom species. हो सकता है one of them has this property. तो it is very difficult for this question to be wrong. This is very broad scope. So this is what I am saying here कि यहाँ पे अगर बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट है, जेनरिक स्टेटमेंट है, सो यहाँ पे हो सकता है. सो यहाँ पे ऑल करेक्ट था. और आई हैव आल्सो मेंशन्ड कि अगर क्वेश्चन इज अबाउट साइंस एंड टेक या साइंस एंड टेक प्लस एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे ऑल करेक्ट यू कैन गो, अदरवाइज ऑल करेक्ट नहीं होता है.
तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही किया था। क्वेश्चन नंबर 17 वाज वेरी डिफिकल्ट, मुझे पता नहीं था स्क्वायरल का क्या है। अगेन आई कुड हैव गॉन ब्लाइंडली कि 3 में से 2 मार दूं, पर मैं ये काम नहीं करता हूँ। अगर मुझे नहीं आइडिया, आई डोंट गो फॉर दोस क्वेश्चंस। अगेन यू क्वेश्चन नंबर 18, अगेन आप देखो बहुत वाइड पॉसिबिलिटी। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन टेम्परेचर विद फ्रीजिंग पॉइंट। तो बहुत वाइड पॉसिबिलिटी, देयर मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे तीनों करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे बाद में हम लोग थोड़े क्वेश्चन स्किप मारेंगे, पर शुरू के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं तो मैं डिस्कस करूँ। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, यही मैं बोल रहा था कि क्वेश्चन यूपीएससी डज नॉट एक्सपेक्ट यू टू नो एवरीथिंग, आप एग्जाम में दिमाग लगाओ। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विथ अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट फ्रॉम होल इन अ ट्री और अ लॉग ऑफ वुड। तो यहाँ पे था कि वो इंसेक्ट वो वुड को निकालता है, उसको ट्री में डालता है, उससे वो इंसेक्ट निकालता है। तो ये बड़ा एनिमल ह्यूमन लाइक बिहेवियर है। तो मैंने ह्यूमन को ओरंगुटैन से कनेक्ट किया। और सेकंड मैंने क्या बताया था कि जब आपके पास डायरेक्ट 4 ऑप्शंस आते हैं तो आप ऑड वन आउट पे जा सकते हो, क्वेश्चन विद 4 डायरेक्ट ऑप्शन। सो फिशिंग कैट, ऑटर, स्लॉथ, बियर, दीज आर ऑल एनिमल्स। पर ओरंगुटैन जो है वो एनिमल तो है, बट इनमें से सबसे ज्यादा इवॉल्व है, इनमें से सबसे ज्यादा डिफरेंट है, ह्यूमन लाइक है। और यहाँ पे काम भी वो लोग बड़ा स्पेशलाइज्ड पूछ रहे। तो एग्जाम में मुझे भी नहीं आता था, बट देन आई अप्लाइड माई ब्रेन, आई रिमेंड कूल कि ठीक है, क्या बोलते हैं, आई नीड टू अप्लाई माई ब्रेन। तो वहां पे मैंने दिमाग लगाया, ऑड वन आउट क्लिक किया, ओरंगुटैन फिर मुझे समझ में आया कि ये होगा। देन क्वेश्चन नंबर 21, देखो मैंने अच्छा, ऊपर जस्ट टू ऐड अ पॉइंट, एक स्टूडेंट आई थिंक लेट ज्वाइन किया है एंड शी इज आस्किंग कि व्हाई दिस नंबर्स हैव बीन शेयर्ड। सी, आई हैव आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू शेयर योर नंबर्स। ये जो लर्निंग्स विद्यांशु दे रहा है और जो लर्निंग्स मैंने दे रखी हैं यूट्यूब के ऊपर, ये आप अगर खुद से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, देन ड्रॉप योर नंबर, आई विल गेट इन टच विथ यू, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि सब पता होते हुए भी व्हाई आर यू नॉट एबल टू use PYQs and analyze PYQs to your benefit. Yes, Vidyanshu. so again, if you look at the tricks that I told ki, if there is a statement that is very long complicated, for example एक वो statement लगाएंगे, आगे कॉमा करके बट करके दूसरा statement डाल दिया, तो मैं ये नहीं बोला कि these statements are outrightly wrong, but you should get suspicious about intentions of examiner, because दो statement है, it is very easy for examiner कि कुछ वो fact alter कर दे, फर्स्ट स्टेटमेंट का फैक्ट को सेकंड में डाल दे। तो ऐसे स्टेटमेंट में आपको थोड़ा केयरफुल हो जाना पड़ेगा कि क्या रॉन्ग है, क्या रॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ देखो, स्टेटमेंट इज इन इटसेल्फ इज टफ कि इनवेट्स का जो है वो जो क्या बोलते हैं, जो इनकम है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन्वेस्टर्स इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल। यहाँ पे एग्जामिनर के लिए बहुत डिस्क्रिशन है कि हो सकता है जो इनकम है वो टैक्सेबल होगा, हो सकता है डिविडेंड एग्जेम्प्टेड हो। तो यहाँ पे उसने कॉमा लगा के बट कर दिया, तो एटलीस्ट सस्पिशियस हो जाओ। अदरवाइज देखो, इस क्वेश्चन का सोर्स लाइव मिंट था, फाइनेंस एक्सप्रेस था, इतना कौन पढ़ता है। तो इस लेवल की नॉलेज मुश्किल है, पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और सेकंड स्टेटमेंट देखो, इन्वेट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर, और ये लंबा वाले पे आप कंफ्यूज मत हो, बस एक छोटा सा ये एक्ट का नाम है, सरफेसी एक्ट। तो उसने एक्ट को बस पूरा लंबा सा लिख दिया है, ये छोटा सा एक्ट है सरफेसी एक्ट। तो इन्वेट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर द एक्ट, तो दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट। पर ऊपर वाले में एग्जामिनर हैज दिस डिस्क्रिशन ऑफ मैनिपुलेटिंग फैक्ट्स, तो वहां पे आपको अलर्ट हो जाना है। these questions were easy, यहाँ पे कुछ ज्यादा सीखने को नहीं है। अगेन क्वेश्चन नंबर 26 इज फ्रॉम एग्रीकल्चर, सो लाइक आई वाज सेइंग कि इन एग्रीकल्चर से यूपीएससी पूछ रही है, सो वो सब थोड़ा पढ़ लो। अगेन कुछ क्वेश्चन आते हैं दैट विल गिव यू एन एज। क्वेश्चन नंबर 27, दिस क्वेश्चन अबाउट नाइगर सीड, मेरे को नहीं आता था, आई डिड नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, बट दैट आइडिया इज इंपॉर्टेंट। क्या पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एमएसपी फॉर नाइगर सीड, नाइगर इज कल्टिवेटेड एज खरीफ क्रॉप। तो एक्चुअली ये एमएसपी यूपीएससी ने 2018 में भी पूछा था, 2020 में भी पूछा था। सो यू शुड नो कि एमएसपी क्या है, कौन से क्रॉप का मिलता है, राबी कौन सा है, खरीफ कौन सा है। सो दैट थीम इज बीइंग आस्क्ड अगेन एंड अगेन। सो मैं जो बोल रहा था कि थीम गेट्स रिपीटेड। ये क्वेश्चन बहुत टफ था, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, तुक्केबाजी में करता नहीं हूँ, पर वो थीम आ रही है यहाँ पे। अगेन क्वेश्चन नंबर 28, उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। तो देखो, इंटेंजिबल ना, यूपीएससी 2018 यूपीएससी आस्क्ड अबाउट दिस कि इंटेंजिबल क्या है, टेंजिबल क्या है। तो अगर 2018 में उन्होंने पूछा, सो यू शुड नो कि व्हाट इज टेंजिबल, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट लगाओ। और फिर आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि 4 में 2 करेक्ट होता है। तो मैंने ये भी बोला ना कि ब्लाइंडली मत करो, पहले अपनी नॉलेज लगाओ, व्हेन यू आर डाउन टू 1 और 2 ऑप्शंस तब इसको लगाना। तो इसका आंसर 3 था, वो ट्रिक काम नहीं करती यहाँ पे, बट यूपीएससी Just to वांट्स add, टू। yeah, continue. हाँ सर, आप बोलिए बोलिए, हो गया मेरा। जस्ट टू ऐड दिस थिंग, जैसे विद्यांशु ने कहा कि अगर यूपीएससी ने इंटेंजिबल एस्पेक्ट्स पर क्वेश्चन पूछ रखा है, आपको पता होना चाहिए व्हाट थिंग्स आर इंटेंजिबल, व्हाट आर टेंजिबल, क्योंकि यूपीएससी ने 23 में फिर से ये पूछ लिया।
This is very similar to the question that we just discussed a few moments ago. लेमन ग्रास पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, और डोमिनेट प्रीलिम्स के उस क्लास में हमने अलग अलग मीन्स ऑफ मॉस्किटो कंट्रोल डिस्कस किए थे. वन ऑफ दोस वाज वोल्बाकिया. वेरी सिमिलर टू व्हाट ही इज सेइंग. पिछले जो थीम्स आ चुके हैं उस पर बेस्ड आपको फर्दर नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट टू द बेसिक लेवल. That is most expected from you as a serious civil service aspirant. Yes, Vidyanshu. Again, question number 29 of the 15th Finance Commission book. It has been in news quite a lot. And I was telling you कि अगर 5 स्टेटमेंट है then 3 will be correct. अगर 4 है तो 2 will be correct. तो यहाँ पे देखो 5 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4 5, only 3 is correct. तो again don't blindly go for it, but जब आप confused हो तो this thing will help you कि 5 में से 3 correct होता है. अगेन इन क्वेश्चन नंबर 30 मैं ब्लाइंडली नहीं गया कि 4 दिए हैं तो 2 मार देता हूं आंख बंद करके, मैंने ऑप्शन पढ़े. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? इट इज सेइंग कि सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर. तो अगर आपको इंफ्रा में सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट करना है तो ऑप्शन है अफोर्डेबल हाउसिंग वेरी लाइकली, 4 वाला रिन्यूएबल एनर्जी वेरी लाइकली. 2 और 3 में मैं कंफ्यूज था कि इन दोनों में से एक होगा एक नहीं होगा, मैं भी श्योर नहीं था. सो फाइनली आई वेंट फॉर ओनली 3. तो 1 और 4 तो मुझे पता था कि ये दोनों तो श्योर हो रहे हैं, और 2 और 3 में मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं था. अदरवाइज ये जो क्वेश्चन है बड़ा टफ था, आप नॉलेज से नहीं प्रिपेयर कर सकते इसको. तो वही था कि स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, वहां पे मैंने रीजनिंग खुद से की कि व्हाट कैन बी सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर. 31 इज डायरेक्टली फ्रॉम लक्ष्मीकांत, तो ऐसा करना नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी. Ayush will take your questions. You will take your questions during Q&A. Hold on, please. हाँ, एक बार इसको फिनिश कर लेते, देन वी विल टेक ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, फिर देखो 32 का स्टेटमेंट नंबर 1, प्रेजेंट्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट. ये एज इट इज पीवाईक्यू 2021 में भी यही क्वेश्चन आया था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रेजेंट को मैनेज करती है. सो यू आर सपोज टू नो दिस थिंग. एक्ट से मैनेज करती है, फुल बैकग्राउंड तो पढ़ना पड़ेगा. सो 32 वाज अगेन बेस्ड ऑन पीवाईक्यू. 33 चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पीवाईक्यू 2017 में भी सेम क्वेश्चन आया था. सो देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, थीम रिपीट हो रहा है. 34 में अगेन देखो इस क्वेश्चन का आंसर ना फर्स्ट अमेंडमेंट है 34 में. सो इन 2019 दे आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट हु वाज प्राइम मिनिस्टर व्हेन फर्स्ट अमेंडमेंट हैपेंड. This linkage is very interesting. Yeah. So in 2019 if they are asking you कि who was prime minister when first amendment happened, मतलब आपको अब फर्स्ट अमेंडमेंट भी समझना पड़ेगा, किस कंटेक्स्ट में हुआ ये समझना पड़ेगा. अगर पीएम नेहरू जी थे तो नेहरू जी ने क्यों किया. तो यूपीएससी चाहती है आप सब पढ़ो. ये क्वेश्चन इसका सीधा सीधा आंसर फर्स्ट अमेंडमेंट था. तो इफ यू हैड रेड फर्स्ट अमेंडमेंट तो आपसे ये बन जाना चाहिए था. तो 34 ऐसा था. तो भैया पीवाईक्यू इज मतलब बहुत बेसिक चीज है इस एग्जाम को क्लियर करने को. उसके बिना ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. डोमिनेट प्रिंस जो लास्ट ईयर का था, जवाहरलाल नेहरू वाला जो क्वेश्चन आया था, 9th शेड्यूल, फर्स्ट अमेंडमेंट एंड अदर थिंग्स. ऐसे नहीं कि फर्स्ट अमेंडमेंट पर रुक गए थे, थोड़ा और ब्रॉड पढ़ना पड़ता है, बिकॉज यू नेवर नो यूपीएससी कितना ब्रॉड लेवल पर जाके क्वेश्चन पूछेगी. बट यस, माय स्टूडेंट्स वर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल. डायरेक्ट क्वेश्चन आया था. यस विद्यांशु. Then again 35 is direct from Lakshmikant, so वो तो easy था. 36 में देखो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज डायरेक्टली फ्रॉम लक्ष्मीकांत, सो अगेन इट इज इजी. फिर मैंने आपको क्या बताया था स्टेटमेंट 3 देखो कि व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट्स. ठीक है, मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि देखो पॉलिटी में एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस. मैंने पीवाईक्यू से दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड कि व्हेनेवर दे से एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस, दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. यहाँ भी सेम था कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स, द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स. तो यहाँ पे ये सारे स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं. 37 वाला फाइनेंस बिल मनी बिल भर भर के बहुत बार आए हैं पास्ट में. 2018 में तो बड़ा डिफिकल्ट एक क्वेश्चन आया था फाइनेंस बिल एंड मनी बिल पे. तो अगर 2018 में यूपीएससी ने पूछा था फाइनेंस बिल मनी बिल पे, तो यू आर सपोज टू नो एवरीथिंग फ्रॉम देयर. ठीक है, और लाइक देखो 39 वाला ये जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पिक किया है ये ईपीडब्ल्यू से, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली से. सो देयर इज नो वे यू कैन प्रिपेयर टू दैट एक्सटेंट. पर शेड्यूल एरिया पास्ट में भी यूपीएससी ने पूछा है 2019 में, 2022 में. सो अगर वो 2 बार पूछ रहे, सो यू आर सपोज टू नो शेड्यूल एरियाज. सो आप वहां जाओ, उसको ढंग से प्रिपेयर करो, तभी ये क्वेश्चन बनेगा. अनदर थिंग आई टोल्ड यू गाइस कि ऊपर में यहाँ पे कि मिनिस्ट्री वाला, हाँ, नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन एनी बॉडी इट इज लाइकली टू बी इनकरेक्ट. क्यों? बिकॉज एग्जामिनर के पास बहुत इजी है उस स्टेटमेंट को ट्विक करना. सो आप स्टेटमेंट 3 पढ़ो. चीफ मिनिस्टर्स ऑफ कंसर्न्ड स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एनुअल रिपोर्ट टू यूनियन होम मिनिस्ट्री. आई टोल्ड यू कि ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री सब रॉन्ग होती है. और देखो यहाँ भी वही कि 3 स्टेटमेंट है, 2 सही हो रहा है, नन इज वेरी अनलाइकली टू बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 40 में यहाँ पर 39 में विद्यांशु,
स्टूडेंट्स थोड़ा ऊपर लोगों, थर्ड स्टेटमेंट जो हमने बड़ी आसानी से एलिमिनेट कर दिया कि ये स्टेटमेंट तो गलत ही हो सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पीवाईक्यू एंकरिंग नहीं की है काफी स्ट्रक्चर्ड तरीके से, या अभी नया पढ़ना पढ़ना शुरू किया 2024 में फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होंगे, उनको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग सकता है ये वाला लिंकेज जो हमने बोल दिया कि स्टेटमेंट 3 में बिकॉज द नेम ऑफ यूनियन होम मिनिस्ट्री इज गिवन सो इट इज रॉन्ग। लेकिन द पॉइंट विद्यांशु इज मेकिंग एंड द पॉइंट वी आर मेकिंग कि प्रैक्टिस के बाद बड़ी आसानी से ये दिखने लगता है कि कौन सा स्टेटमेंट इज मोर लाइकली टू रॉन्ग एंड विच इज मोर लाइकली टू बी करेक्ट। प्रैक्टिस के साथ ये चीज आएगी, अभी तो खाली ब्रॉड लेवल पर हम समझ रहे हैं। यस विद्यांशु। और तो वही मतलब इफ यू ऑब्जर्व पीवाईक्यू जहां भी बॉडीज के नाम होते हैं बहुत ऑफन रॉन्ग होते हैं, सो द मोमेंट यू सी दिस इन क्वेश्चन पेपर यू शुड एटलीस्ट गेट अलर्ट। ये नहीं आउटराइटली काट देना, बट यू शुड गेट अलर्ट, हो सकता है ये स्टेटमेंट गलत हो। क्वेश्चन नंबर 40 में अगेन अभी मैंने आपको बताया था कि व्हेनेवर दे से एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दोस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो देखो 40 का स्टेटमेंट 2, आर्टिकल 335 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म, तो ऐसे स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं। पूरा हमने पीवाईक्यू से यही सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 वाज टफ, बट बहुत बार पीपल आस्क कि what all NCRTs are important, which NCRT we should do. So for the sake of that I have put it here कि this question कि which of the following region Dhania Katkao is located, Andhra. So actually ये question है NCRT class 12 ancient से directly है, पेज नंबर 43 मैंने mention भी कर दिया। तो क्लास 12 के NCRT से ये question directly है, वो मैप से पूछा है उन्होंने। So NCRT का ऐसा होता है। और a student is asking will this PDF will be shared? Yes, all these PDFs will be shared by the end of the session, so don't worry. Yes Vidyanshu. अगेन क्वेश्चन नंबर 42 में यहाँ भी है कि क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन भी दिस हैज कम डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 12 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। आई हैव शेयर्ड द पेज नंबर आल्सो, पेज 96, वहां पे एक टॉपिक है व्हाई स्तूपास वेयर बिल्ड। तो बहुत लोग कह रहे थे कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट कि कांसेप्ट ऑफ स्तूपास बुद्धिस्ट ओरिजिन। एनसीईआरटी में ये चीज लिखी हुई है कि द कांसेप्ट ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा इज प्री बुद्धिस्ट, तो वहीं से उन्होंने ये डायरेक्टली उठाया था। और 43 वाला पुंपवार मुचेरी तो आई शोड यू कि दिस इज इन माय नोट्स। अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम उपिंदर सिंह बुक व्हिच इज लाइक आई थिंक अराउंड 1000 पेज बुक। तो आप अगर पढ़ना चाहो 1000 पेज की बुक तो ठीक है, अदरवाइज मेरे नोट से तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया था। और यू सी कि आई एम नॉट क्लेमिंग कि 41 42 केम फ्रॉम माय नोट्स। तो एंशिएंट मिडिवल इज वेरी टफ, सब कुछ मेरे नोट से नहीं आता, ना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे सब आते होंगे। आई एम मोर कंसर्न्ड कि जब 43 आए तो वो मेरे से बन जाए। क्वेश्चन नंबर 44 again this came from Upinder Singh book, very tough, but ऐसा है कि UPSC is asking a lot of questions from संगम लिटरेचर। पांच सेक्शन में मैंने दिखाया था संगम लिटरेचर का क्वेश्चन, तो वो आपको करना है। संगम लिटरेचर इज इंपॉर्टेंट, तो वही थीम रिपीट हो गया कि संगम पोएट का लास्ट मैंने आपको दिखाया था कि वो पूछ रहे थे संगम में कास्ट वाला था कि वेर दे अवेयर अबाउट कास्ट, और यहाँ पे उन्होंने पूछ दिया पोएट्स के बारे में। 45 में ये सारे किंगडम्स मेरे नोट्स में थे, आप मेरे नोट्स को देख लेना, वहां पे मिल जाएगा। 46 आई ऑलरेडी शोड यू, ये देवी चंद्रगुप्ता, वो बिल्हाना, ये सब मेरे नोट्स में था। 47 अगेन आई शोड यू, दिस वाज इन माय नोट्स। 48 वाज आल्सो इन माय नोट्स, ठीक है। 49 यू कुड हैव एलिमिनेटेड एंड यू कुड हैव सॉल्व्ड इट फ्रॉम माय नोट्स। फिर 50 एवरी ईयर यूपीएससी इज आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्री ब्रिटिश एरा एक्ट्स, तो हर साल वो आ रहा है, इस साल भी उन्होंने पूछा, सो दैट थीम इज गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन कि ब्रिटिश एरा एक्ट आएंगे आपको। 51 I already told you कि organization is largely supposed to be wrong, और 2 और 3 स्टेटमेंट जो है वहां पे वो गवर्नमेंट की पॉजिटिव स्कीम्स के बारे में बात करें तो ऐसा मोस्टली करेक्ट होता है यहाँ पे। 53 देखो, कार्बन फाइबर्स वन यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, तो ये बड़ा लिमिटेड स्कोप है कि कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। व्हाट इफ टुमारो आई मेक अ न्यू कार्बन फाइबर व्हिच कैन बी रिसाइकल्ड, तो ऐसे स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं। 54 इज अबाउट फंक्शन ऑफ एक्सेलरोमीटर, तो ये दे हैव गिवन 3 स्टेटमेंट की कार्स कोलिजन, एक्सीडेंट एटसेट्रा, तो दिस इज एप्लीकेशन बेस्ड साइंस एंड टेक क्वेश्चन, तो यहाँ पे ऑल करेक्ट होता है। 55 just to add one point, Vidyanshu, साइंस एंड टेक में ऑल करेक्ट ये वाला ट्रिक तो हम अप्लाई कर रहे हैं, बट गाइस प्लीज डोंट अप्लाई इट ब्लाइंडली। साइंस एंड टेक में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें ऑल आंसर नहीं है, वहां भी एक क्वालिफिकेशन ऐड होता है जो मैंने डोमिनेट प्रीलिम्स में अपने स्टूडेंट्स को सिखाया है और अभी आने वाले दिनों में सिखाने वाला हूं। सो ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, साइंस एंड टेक है ये और एनवायरमेंट है, तो डायरेक्टली ऑल करेक्ट हो गए ही, पहले नॉलेज अप्लाई करो उसके बाद ट्रिक। करेक्ट सर। क्या उसके बाद जैसे देखो मैंने बताया यहाँ पे कि
अगर मैच द फॉलोइंग है या दो चीज में एक स्टेटमेंट है या दो अलग अलग स्टेटमेंट है तो कीप एन आई की शायद यूपीएससी ने डेफिनेशन को स्वैप कर दिया हो। तो 56 में सेम थिंग हैपेंड कि सेफाइड्स का डेफिनेशन नीचे था और निबुला के ऊपर था, तो यूपीएससी सिंपली स्वैप द डेफिनेशन। तो एग्जाम में अगर आपको नहीं भी आता तो एटलीस्ट एक उस नजर से एक बार देख लो क्वेश्चन को कि व्हाट इफ हैव दे स्वैप्ड द डेफिनेशन। और क्वेश्चन नंबर 57, दिस क्वेश्चन केम फ्रॉम अगेन स्वराज मार्ग मैगजीन, नो वन कैन प्रिपेयर फ्रॉम दैट लेवल। In exam, I applied my brain. Australia का I have never heard कि they have a satellite navigation. Canada का again I Please have pay never. attention guys. Now this question is very important और ऐसे वाले questions expected हैं आने वाले पेपर में भी, which are more implied अगर आंसर सही से नहीं पता है. Yes विद्यांशु. Yeah. So in exam, like I told you, UPSC does not expect you to know everything. UPSC expects you to apply your brain. So in the exam, I applied my brain. कि ठीक Australia का I have never heard about any space program. Canada का again I have never heard anything they have done related to space. Israel is a very small nation. Why would they need satellite navigation? उनका तो छोटा सा देश है. जापान का वी हैव हर्ड लॉट ऑफ स्पेस प्रोग्राम्स, वो हायाबुसा प्रोब था उनका, एस्टेरॉयड ryugu में, अभी रिसेंटली वो मून पे भी उनका प्रोब किया। तो सैटेलाइट नेविगेशन है, सो आई फेल्ट कि ठीक है जापान स्पेस मिशन कर रही है, मे बी दिस टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी है काफी जापान, हम सब जानते हैं. या सो एग्जाम में यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन, यू कैन नॉट नो एवरीथिंग, यू हैव टू रीजन विद योरसेल्फ। और देखो यहाँ पे मैंने बोला है कि कीप एन आई की हो सकता है जब दो स्टेटमेंट दिए हो या एक स्टेटमेंट में दो चीजों को डिफाइन करो तो वो डेफिनेशन को स्वैप करेगा। यहाँ पे दे हैव डन प्रिसाइजली सेम थिंग इन 58 की बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल का उन्होंने पूछा है। सो बैलिस्टिक मिसाइल इज एक्चुअली रॉकेट पावर्ड एंड क्रूज मिसाइल इज जेट प्रोपेल्ड, तो वो उन्होंने स्वैप कर दिया था। सेम इन स्टेटमेंट 2 आल्सो कि बैलिस्टिक अग्नि 5 जो है वो एक्चुअली में आईसीबीएम है और जो ब्रह्मोस है वो क्रूज मिसाइल है। सो दे हैव स्वैप्ड द डेफिनेशन। सो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग थे, दे हैव स्वैप्ड द थिंग्स। सो जहां भी दो दो चीज को डिफाइन कर रहा है या दो स्टेटमेंट में डेफिनेशन है, सो एटलीस्ट कीप एन आई के हैव देयर स्वैप्ड द थिंग्स। तो वहां से उस पर्सपेक्टिव से आपको चीजों को एनालाइज करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 59, गोल्ड माइनिंग इज अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन। बहुत जनरली क्या हो सकता है यार, गोल्ड माइनिंग में हो सकता है हम लोग 1000 डिफरेंट एक्टिविटीज करें, हो सकता है कहीं से मरकरी पोल्यूशन आ जाए। अगर अभी तक नहीं हो रहा, व्हाट इफ कि किसी दूसरे देश में नया टेक्निक से गोल्ड माइनिंग होती है, उसके एक स्टेप में मरकरी आता है पोल्यूशन में। इसको अदरवाइज प्रूफ करना बहुत मुश्किल है, तो ये करेक्ट होंगे। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में कॉज मरकरी पोल्यूशन हो सकता है यार, कोल बेस्ड प्लांट है, इट हैज 1000 डिफरेंट स्टेप्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, देयर आर 1000 ऑफ डिफरेंट डिजाइंस ऑफ कोल बेस्ड पावर प्लांट, तो इसको आप अदरवाइज प्रूफ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 60 में अगेन टू ऐड अ पॉइंट 59 में गाइस थोड़ा सा यहाँ पर रियलिस्टिकली भी देखते हैं। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 तो जेनेरिक है, आसानी से हम लोग इसको सही अज्यूम कर सकते हैं गिवन कि आंसर हमको नहीं पता, और इन चीजों का जैसे विद्यांशु ने कहा हमको आंसर पता नहीं होता। बट स्टेटमेंट 3 को लेकर कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि उसमें लिखा है कि देर इज नो नोन सेफ लेवल, तो उनको लगा कि भाई यूपीएससी यहाँ पर निगेशन कर रही है, निगेट कर रही है, एम्फोसिस ऐड कर रही है। सो वर्स्ट केस में एटलीस्ट यू हैव अ 50-50% चांस ऑफ गेटिंग इट राइट। और असली एग्जाम में आप कितने भी लॉजिक सीख लो, कुछ क्वेश्चंस में आपके लॉजिक्स गलत होंगे, फाइन, लेकिन प्रैक्टिस के बाद ज्यादा आपका स्ट्राइक रेट बढ़ेगा एंड यू विल गेट मोर करेक्ट। दिस इज आफ्टर प्रैक्टिस। यस विद्यांशु। So again, if you see question number 60, green hydrogen, it can be used, it can be blended, it can be used. तो again बहुत wide scope है ना, it can be used अगर दुनिया में कहीं भी हो जाए तो it can be used, तो बहुत wide scope है, so this option is correct. Again 62 if you see, so this question has come directly from NCERT. There is a topic called as solar radiation, so it is directly from there. So in geography NCERT becomes important. And again if you see question number first statement कि radiation is about 10 times, सेकंड स्टेटमेंट की रफली 2/3 ऑफ द इंसोलेशन। तो आई टोल्ड यू कि नंबर जहां पे है बी केयरफुल, हो सकता है वो गलत हो। और डी वाला कि इट इज पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, सो वी हैव रेड कि देयर इज अ इंफ्रारेड, देयर इज अ विजिबल स्पेक्ट्रम, देयर इज अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम, सो अलग अलग स्पेक्ट्रम, सो इट डजंट मेक एनी सेंस कि इंफ्रारेड इज पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, दोनों अलग अलग है। सो सी ही ऑप्शन बचता था वहां पे। क्वेश्चन नंबर 63 में देखो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि द सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट। 2011 में 12 साल पहले यूपीएससी ने सेम पूछा था, आई हैव रिटन इट ऑन द टॉप विद ग्रीन कलर कि सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज डिफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट। सेम क्वेश्चन को उन्होंने उठा लिया 2011 से, डिफिशिएंट को रिच बना दिया, सो दिस स्टेटमेंट वाज रॉन्ग। ठीक है, और ये 2021 में भी सिमिलर क्वेश्चन आया था विद जो स्टेटमेंट 2 है ना, दिस वाज फ्रॉम 2021 कि ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो यूपीएससी इज आस्किंग रिपीटेडली फ्रॉम पीवाईक्यू थीम्स। 64 वाला दिस temperature variation in continent and ocean. In 2023 again they had asked this question, can will temperature contrast between land and coast? तो same question को उन्होंने पूछा है। अब अगर if you had read that topic तो ये भी हो जाता।
यहाँ पे 65 इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। 66 में अगेन आप देखो, with reference to power plant, thermal power plant of coal based, none of them uses sea water। अगर एक ने भी कर लिया तो none of them is in water stressed district, none of them is privately owned। तो ये बहुत नेगेटिव, इसको डिफाई करना बहुत इजी है। व्हाट इफ अगर एक ने भी किया हो। 67 बोलबाचिया मेथड सर ने बताया आपको कैसे मॉस्किटो वाला था। 68 में देखो, ये क्वेश्चन बीबीसी से आया, आप कैसे इतना पढ़ लोगे, पर अगर आप दिमाग लगाओ साइंस एंड टेक का कि चलो पॉसिबल है, तो ये हो जाता है ऐसा। और 69 70 आर मोस्ट इंटरेस्टिंग, ये मैं सबसे अच्छे से समझाता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ 69 70 क्या। हाँ, तो लाइक आई शोड यू हियर कि इफ देयर इज अ क्वेश्चन विद 4 डायरेक्ट ऑप्शन, तो आइदर आप ऑड वन आउट पे जा सकते हो या फिर आप वर्ड मैचिंग पे जा सकते हो, बिकॉज यूपीएससी डज नॉट एक्सपेक्ट यू कि आपको सब पता हो। यू शुड अप्लाई योर ब्रेन इन द एग्जाम इटसेल्फ। सो सी क्वेश्चन नंबर 69, आई हैव मेंशन्ड द सोर्स कि इट केम फ्रॉम द इकोनॉमिस्ट। अब इतना कौन पढ़ता है, नॉट पॉसिबल टू नो दीस थिंग्स। मैंने एग्जाम में दिमाग लगाया, मैं ये सब क्वेश्चन देख के ही खुश हो जाता हूँ कि यूपीएससी वांट्स मी टू अप्लाई माय ब्रेन। सो यू सी, दे हैव यूज्ड द वर्ड एरियल मेटाजेनोमिक्स। ये किसको रेफर करता है? सो एरियल, आई फाउंड द वर्ड एयर, आई हैव हाइलाइटेड बोथ ऑफ देम इन येलो। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, एरियल, मुझे एयर मिल गया। देन यू सी दिस पर्पल कलर, genomics, so gene is related, genomics is related to our DNA, and meta is something at broader scale। so meta is with green at one go। so पूरे habitat को आपने एक बार में कर लिया। meta, gene related to DNA, aerial related to air, I got the answer from word relation। और statement 2 कि avian species in a habitat, इसका scope limited है when we are talking about something in meta। state option C, it talks about blood sample। now the question itself talks about genomics। so अब genomics और blood sample तो अलग अलग चीजें हैं। और स्टेटमेंट डी, सेंडिंग ड्रोन्स टू कलेक्ट प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम लैंड सरफेस एंड वाटर बॉडीज। देखो कितना फैक्चुअल है, कितना लंबा है। एग्जामिनर अगर एक स्टेटमेंट को भी ऑल्टर कर दे तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सो स्टेटमेंट 1 वाज करेक्ट। स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 70 अगेन, यहाँ मैंने क्या किया कि दिस माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। सो आई अप्लाइड माई ब्रेन कि सैटेलाइट, लाइक सोवियत यूनियन यूज्ड टू हैव सैटेलाइट स्टेट, जिसको वो इनडायरेक्टली कंट्रोल करता था, जिससे उनका रिलेशन था। सो दिस वाज, लकीली मेरे को एग्जाम में ये क्लिक कर गया, बट फ्रॉम सैटेलाइट आई ब्रॉट दिस वर्ड रिलेशनशिप, एंड डीएनए इज रिलेटेड टू आवर इवोल्यूशन। एंड ऑप्शन बी सी डी आर नॉट रिलेटेड टू इवोल्यूशन इन एनी वे, स्टेम सेल, क्लोनल प्रोपोगेशन। तो डीएनए को मैंने फिर वहां से कलेक्ट करके ए कर दिया यहाँ पे। सेम गोज विद 70। एक स्टूडेंट बोल रहा है योर ट्रिक्स एंड लॉजिक्स आर एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। यहाँ पर बस एक बात ऐड करूंगा कि इट इज वेरी डिलाइटिंग टू सी कि स्टूडेंट्स को रिलेवेंस समझ में आ रहा है ऑफ यूजेज ऑफ पीवाईक्यूज ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड ड्यूरिंग द एग्जाम हॉल। सर काफी सारा नॉइज हम क्लियर कर रहे हैं थ्रू दिस। यस विद्यांशु। सर टू दैट स्टूडेंट मैं यही बोलूंगा ना कि लाइक मैंने पीवाईक्यू में वही ऑब्जर्व किया कि आपको सब कुछ नहीं आता होगा, एंड यूपीएससी वांट्स यू टू अप्लाई योर ब्रेन। तो ऐसे क्वेश्चन देख के मैं परेशान नहीं होता हूँ कि यार ये तो नहीं आता, मैं और खुश होते हो। हाँ, कि दूसरे बच्चे स्किप मार देंगे और मैं दिमाग लगा के शायद बना लूं, तो यहाँ तो मेरे पास मौका है। तो मैं उसी मोमेंट लग जाता हूँ क्वेश्चन का पूरा डिकोड करने में। तो ऐसे क्वेश्चन देख के तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। सेम इन आयुष प्लीज वेट टिल द Q&A सेशन। आप पूछ रहे हो हाउ टू डेवलप सच अंडरस्टैंडिंग बाय माई सेल्फ। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो गाइस, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, मैंने यही दो बार अनाउंस कर रखा है, तीसरी बार बोल रहा हूं बिकॉज आयुष हैज आस्क्ड कि इतना सब क्लियरली विद्यांशु बता रहा है हाउ डू यू यूज पीवाईक्यूज फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन एंड हाउ डू यू यूज पीवाईक्यू ट्रेंड्स इन द एग्जाम हॉल। मैंने भी ढेर सारे वीडियोस यूट्यूब पर फ्रीली बना रखे हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है इन लिंकेजेस बनाने में एंड यूजिंग दिस पीवाईक्यू लिंकेजेस फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, ड्रॉप योर नंबर इन द चैट बॉक्स। आई विल कनेक्ट विथ यू माई सेल्फ। मैं नहीं कर पाया तो मेरी टीम जरूर करेगी, क्योंकि इतना सब मालूम होने के बाद भी आप अगर यूज नहीं कर पा रहे हो पीवाईक्यूज का रियल सेंस में, आई नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट फंडामेंटल थिंग दैट यू नीड टू क्रैक। यस विद्यांशु। Again, अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 73, in context of finance term beta refers to, again I did not know, but what I knew was कि in software you have this beta version, you people would have heard कि whenever they are testing a software this send this beta version, there are some beta testers। तो वो software थोड़ी unstable होती है, they see कि what is going wrong, then they find out कि what can be improved। Google Drive में भी सेम होता है, beta अपलोड होता है कि Google Drive will only see, will check कि what changes you have made to your files, और जो changes हुए उसको ही वो सर्वर पे अपलोड करती है। सो बीटा इन माई सेंस वाज कि ठीक है, वी आर चेकिंग कि क्या चेंज हुआ है पहले से, क्या गड़बड़ है। तो यहीं पे आई गॉट दिस थिंग इन स्टेटमेंट डी दैट मेजर्स फ्लक्चुएशन। तो यहाँ से मैंने फ्लक्चुएशन से बीटा को निकाला था। सो अगेन मुझे नहीं आता था, बट आई न्यू कि मेरे को दिमाग लगाना है इस स्टेटमेंट में।
71 में आप देखो स्टेटमेंट 1, मैंने बोला आपको कि वो नंबर्स रॉन्ग होते, तो 15 करोड़ टू 25 करोड़, इट इज वेरी इजी फॉर एग्जामिनर टू चेंज थिंग्स। 74 में भी सेम फर्स्ट स्टेटमेंट कि एसएचजी इज बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सो आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि ऑर्गेनाइजेशंस बॉडी दीज आर रॉन्ग, इट इज वेरी इजी फॉर यूपीएससी एग्जामिनर टू चेंज दिस थिंग। तो यहाँ भी एसबीआई भी रॉन्ग हो गया। बाकी दोनों स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर वेरी जेनेरिक कि एसएचजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रीजनल रूरल बैंक्स आर सपोज टू सपोर्ट, तो दीज आर वेरी जेनेरिक स्टेटमेंट्स। ठीक है। ये 76 का 1 कि इंडिया एक्सट्रैक्ट्स ग्राउंड वाटर। अब सो मेनी टाइम्स इन द पास्ट दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि इंडिया का ग्राउंड वाटर यूसेज क्या है, तो ये पीवाईक्यू में बहुत बार आया है, और तो वहां से आपको कर लेना था ये क्वेश्चन। although this is a करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 76 जो विद्यांशु ने पहले एम्फसाइज किया है और हमने डिस्कस भी किया है। विद्यांशु थोड़ा सा क्वेश्चन या सो गाइस, दिस इज अ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन। वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 कोई पढ़कर नहीं गया था। स्टिल जैसे विद्यांशु ने बताया, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है आपका ज्योग्राफी का, आपका स्टैटिक का नॉलेज, वो एग्जाम हॉल में देन एंड देयर यूज करना है। अदरवाइज यू कैन नेवर सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विद 100% कॉन्फिडेंस। दिमाग लगाना ही पड़ेगा, रिस्क लेना ही पड़ेगा। यस विद्यांशु। So these are easy. हाँ, like question number 80. So question number 80 was actually tough. I solved this because I knew number of MLAs in each state. तो वहां से मैंने किया था. But you see, 2018 में भी they asked a question about there was this very क्या बोलते controversial question कि the value of vote of MPs is more in Lok Sabha and Rajya Sabha. The value of vote of MPs. If you see question number 8, year 2018, there was this question कि president के election में value of vote. सो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के वोटिंग का उन्होंने 2018 में पूछा था, सेम थिंग गॉट रिपीटेड दिस ईयर कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग का क्या है। सो अगेन ऑल्दो क्वेश्चन व्हाट दे आस्क्ड वाज डिफरेंट, बट सेम थिंग गॉट रिपीटेड थीम। सो वही मैं बोल रहा हूँ कि थीम्स रिपीट होते हैं, सेम क्वेश्चन नहीं आएगा बट थीम्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 81, आई डिड नॉट नो दिस क्वेश्चन, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, आई डिड नॉट अटेम्प्ट इट, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैंने मेंशन कर दिया कि दिस केम फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 12 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, पेज नंबर 98 में वाल्टर रिलेट का नाम है। तो वहां से यूपीएससी ने पूछा, बट मुझे नहीं आता था, आई डिड नॉट अटेम्प्ट इट। और क्वेश्चन नंबर 82 में वही है कि बुद्धिज्म जैनिज्म, आई मेंशन कि हर साल एक एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सो यू शुड नो बुद्धिज्म जैनिज्म। और यहाँ भी देखो देयर आर 3 स्टेटमेंट आउट ऑफ व्हिच 2 वेर करेक्ट। और ये एनसीईआरटी में है, चैप्टर 4 देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड एज पोस्ट मॉरियन ट्रेंड इन इंडियन आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो वहां पे ये तीनों मेंशन्ड है। सो दिस क्वेश्चन इज कम फ्रॉम एनसीईआरटी। Again the same trick has been applied. 4/3 becomes 2. Okay, So, a difficult trick, a difficult linkage, but so far it appears to be true. So we can follow this trend. Yes, Vidyanshu. Again, question number 84. So I have told you, okay, year, number, percentage, these are very likely to be wrong. So you see question number 84. The size of flag is 600 mm by 400 mm. अब who knows all these things? तो यहाँ से यूपीएससी ने एक्चुअली इसको मैनिपुलेट कर दिया था, तो ये वाला गलत था। एंड 2 वाज वेरी रीजनेबल। मेरी अपनी भी ऑब्जर्वेशन थी कि फ्लैग को तो मैंने इसी शेप में देखा, 3:2 इज रीजनेबल वहां पे। वन वेरी इंपॉर्टेंट, वन वेरी इंटरेस्टिंग इनपुट विद्यांशु, ये नंबर वाले क्वेश्चन में, फ्लैग वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पर दोनों भी स्टेटमेंट्स में नंबर है गाइस, प्लीज पे अटेंशन। पहले स्टेटमेंट में 600 into 400 mm दिया है, सेकंड स्टेटमेंट में 3:2 दिया है, नंबर तो दोनों में है। सो रिमेंबर मैंने क्या कहा था शुरुआत में, डोमिनेट प्रीलिम्स की क्लासेस में मैं जितने भी लॉजिक्स सिखाता हूं उसमें से नंबर से जुड़े हुए जो लॉजिक्स हैं वहां पर एक क्वालिफिकेशन में ऐड करता हूं कि आर्बिट्री नंबर कौन सा है। दैट इज वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, just because we are connected, otherwise these learnings are reserved for my students enrolled in dominate prelims. लेकिन अभी क्योंकि ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं guys, one important trend that UPSC has followed, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर दोनों क्वेश्चंस में नंबर आ रहे हैं then one of the given statement is definitely correct and one of the given statement is definitely wrong. Generally this has been observed. मतलब ये जो गिवन दोनों स्टेटमेंट्स हैं दोनों एक साथ सही नहीं होंगे और दोनों एक साथ गलत भी नहीं होंगे। दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल केस। ओके विद्यांशु। वैसे भी इन असर्शन रीजनिंग देयर इज नो ऑप्शन कि बोथ आर इनकरेक्ट, सो वन ऑफ देम हैज टू बी राइट। 23 में यूपीएससी ने कोई ऑप्शन बनाया नहीं इस तरह से कि बोथ दो ऑप्शंस आर करेक्ट, लेकिन प्रोबेबली आगे बना भी सकती है, यू नेवर नो। और स्टेटमेंट 1 like sir mentioned कि 600 by 400 is a very arbitrary number, so it is wrong, while 3:2 is very reasonable. Again 85 में आप देखो, so statement 2
again I told you कि years are likely to be wrong. What happened was कि इसका answer was 26 November 1947 was the correct thing. UPSC examiner simply picked up that statement, 47 को 1949 बना दिया, so this was wrong. So that is why I'm telling you कि year, number, percentage, the moment you see them you should be apprehensive. यूपी examiner तुरंत उसको manipulate कर देता है. 86 में आप देखो, मैंने क्या बोला था कि जेनरिक स्टेटमेंट, ब्रॉड स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो देखो स्टेटमेंट 1 सेज स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. इवन इफ स्विट्जरलैंड इज 15th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, तो भी वो वन ऑफ द लीडिंग कहलाएगा ना. इस स्टेटमेंट को आप कैसे, अगर 25th होगा तब भी वो बोलेगा कि आउट ऑफ 200 कंट्रीज आई एम 25th, सो आई एम वन ऑफ द लीडिंग. पर सेकंड स्टेटमेंट देखो कि स्विट्जरलैंड हैज सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ गोल्ड. तो अगेन वही जो मैंने बोला कि नंबर्स आर वेरी इजी फॉर एग्जामिनर टू बी मैनिपुलेटेड. तो वो होगा मे बी 10th होगा, 15th होगा, उसने एग्जामिनर ने सेम करेक्ट स्टेटमेंट उठाया, 10th की जगह पे सेकंड घुसा दिया, रॉन्ग हो गया. अदरवाइज किसको पता है इतना इतना तो हमें इंडिया का भी नहीं पता कि इंडिया का कौन सा नंबर एक्सपोर्टर है. यहाँ भी देखो 88 में सेम थिंग कि मैंने आपको बताया नंबर परसेंटेज. सो इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट. दिस नंबर वाज रॉन्ग. एग्जामिनर करेक्ट स्टेटमेंट उठाता है, उसको काट देता है और उसको चेंज कर देता है यहाँ पे. और अब तो वी आर टुवर्ड्स द एंड. 91 92 दोनों में यही था कि आई हैड सम आइडिया बट आई वाजंट एग्जैक्टली श्योर कि एग्जैक्टली इसमें कितने सही है गलत है. एक दो स्टेटमेंट एलिमिनेट हो रहे थे, एक दो नहीं हो रहे थे. तो फिर 91 एंड 92 इन बोथ ऑफ देम आई वेंट फॉर दिस ट्रिक के 3 में से 2 सही होते हैं. तो वो लकीली मेरा दोनों सही हो गया था. तो मेरे को आइडिया था पर पूरा नहीं था. सो मैं फुल तक्केबाजी नहीं करता हूँ. पर यहाँ पे अगेन इन 93 इफ यू सी, तो दे हैव, मैंने मेंशन किया था कि व्हेनेवर यू हैव मल्टीपल मैच द फॉलोइंग या मल्टीपल स्टेटमेंट्स विद डेफिनेशन, सो दे माइट स्वैप. सो यहाँ पे इन्होंने स्वैप किया है. वहां पे वो जो था एक गैलेक्सी वाला, नेब्यूला वाला, वहां भी उन्होंने स्वैप किया था. यहाँ भी इन्होंने स्वैप किया कि नॉर्थ कीवू का वो अफ्रीका वाला डाल दिया और नोगानो कार्बा का अर्मीनिया वाला उन्होंने स्वैप कर दिया. सो यू शुड कीप एन आई. 94 में अगेन देखो, Israel has established diplomatic relation with some Arab state. This is very generic statement. पर जबकि आप स्टेटमेंट 2 देखो कि अरब पीस इनिशिएटिव वाज मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया, वाज साइंड बाय इजराइल एंड अरब लीग. अब इतने सारे इसमें फैक्ट हैं कि सऊदी अरेबिया ने मीडिएट किया, इजराइल ने साइन किया, किसके साथ किया, तो अरब लीग के साथ किया. It is very easy for examiner to manipulate one of the facts in this statement. So that is why I was telling you in very complicated statement which is very long, complex, with too many facts. ये सारे स्टेटमेंट में एप्रीहेंसिव रहना, वेरी इजी फॉर एग्जामिनर टू मैनिपुलेट थिंग्स. तो यही पे था कि 1 was correct and 2 was wrong. And 95 में again, yes sir, you want to say something? No, nothing. See these two questions 95 and 96 स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चंस. स्पोर्ट्स जनरली हम पढ़कर नहीं जाते. अवार्ड्स, कौन से अवार्ड्स किस चीज के लिए होते हैं या कौन सा कप किस टूर्नामेंट से जुड़ा होता है. बट सी हाउ ब्यूटिफुली विद्यांशु वाज एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ऑल्सो जस्ट टू ऐड अ पॉइंट, many of my students were able to solve these two questions. यहां पर विद्यांशु को कम से कम पता है 4 जो पुरस्कार, 4 अवार्ड जो दिए गए हैं उसमें से 2 के बारे में विद्यांशु को पता है. इवन इन द सेकंड वाला क्वेश्चन एक स्टेटमेंट के बारे में विद्यांशु को पता है. लेकिन सम ऑफ माय स्टूडेंट्स जिनको कुछ भी पता नहीं था स्पोर्ट्स के बारे में, इवन दे मार्क्ड इट करेक्ट बाय यूजिंग दिस एग्जैक्ट ट्रिक. 4 becomes 2. Yes, विद्यांशु. Yeah. So यहाँ पे I have told you already कि out of 4 statement 2 are likely to be correct. तो वो था. And other than that I had some idea. दो मुझे पता थे, 2 नहीं पता थे. So I was down to 2 options. So I went for this trick. ठीक है, 4 है तो 2 correct होंगे. Same goes with 96 की I knew about statement 1 कि yes it was held in India. बाकी मुझे idea नहीं था. So I went for this trick कि 4 में से 2 सही होते हैं. And again, I was telling you कि in 2 statements UPSC will swap the thing. So if you look at statement number 3 and 4, वेरी इंटरेस्टिंग. द ट्रॉफी ऑफ विनिंग टीम इन द ओपन सेक्शन, उसका एक्चुअल आंसर था हैमिल्टन रसल. और जो विमेन वाला था जो स्टेटमेंट 4 है, उसका आंसर एक्चुअल में करेक्ट था वीरा मैंचेक. तो उन्होंने स्वैप कर दिया था. सो वही मैं बोल रहा हूँ कि जब 2 स्टेटमेंट हो या दोनों में डेफिनेशन हो या एक स्टेटमेंट में 2 डेफिनेशन है और व्हेन यू हैव मैच द फॉलोइंग, तो कीप एन आई फॉर स्वैप. सो इसमें इतना ही है. क्वेश्चन नंबर 99 लास्ट है कि ग्रीन हाइड्रोजन का सिग्निफिकेंट रोल. अगेन वेरी वाइड ऑप्शन, तो कोई भी हो सकता है. दिस इज इट. इतना ही स्टेटमेंट था, मतलब क्वेश्चन पेपर था कि यू कीप